हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम आपका कम से कम समय लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज़ करवा सकें। और हमारे ये जो सेशंस हैं करंट अफेयर्स के, इनकी खासियत भी यही है कि हम हर दिन ना सिर्फ उस दिन के पर्टिकुलर करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते चलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना सेशन। और हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत हम करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार यहाँ पे सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया है कीर स्टारमर को। ठीक है, कौन है ये कीर स्टारमर? ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, किस देश ने यूरोप का सबसे तेज़ और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है जुपिटर, इसको लॉन्च कर दिया है? ये जो है सुपर कंप्यूटर है जर्मनी का। और इसी के साथ याद रखिएगा, ये दुनिया का चौथा सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन कर दिया है? ये उद्घाटित हुआ है नई दिल्ली में और इसका विषय रखा गया है ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। ठीक है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? हमने सेलिब्रेट किया है 25 सितंबर को और इस साल के लिए हमने थीम रखी है स्वास्थ्य सोचो फार्मासिस्ट सोचो। ठीक है, एक और कौन सा स्पेशल दिन हम मनाते हैं 25 सितंबर को? मैंने आपको कल बताया था, इट इज़ द वर्ल्ड लंग्स डे। ठीक है, सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है साबरमती रेलवे स्टेशन पर, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है, गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया? ये पुरस्कार मिला है 12वीं फेल पिक्चर को। इसमें श्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए हैं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी जो हैं 12वीं फेल के लिए और शाहरुख खान को ये अवार्ड मिला है जवान मूवी के लिए। श्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई हैं रानी मुखर्जी। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? इसकी अध्यक्षता कर रही हैं एनालेना बेयरबॉक। ठीक है, ये जर्मनी को बिलोंग करती हैं। मुख्य विषय इस इवेंट के लिए है एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। ठीक है, सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल शुरू करी है? तो ये हमने शुरुआत करी है ब्राज़ील कंट्री के साथ। ठीक है, और इसी के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इनॉग्रेट किया है इस इंक्यूबेशन को। और इस बॉडी के महानिदेशक कौन हैं? डॉक्टर मांगीलाल जाट। ठीक है, सितंबर 2025 में किस राज्य के नानजारायण पक्षी अभ्यारण्य में एक दुर्लभ लाल गर्दन वाला प्रवासी पक्षी जिसका नाम है फैलेरोप देखा गया है? तो ये तमिलनाडु में मिला है हमें। अगला था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? ये मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र से है। इसमें जो स्वर्ण पुरस्कार विजेता होते हैं उनको 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। और अगर हम यहाँ पे रजत पुरस्कार की बात करेंगे तो ये मिला है वेस्ट मजलीशपुर ग्राम पंचायत को, जो कि त्रिपुरा का है। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल का जो लेक्चर है वो ज़रूर रेफर करिएगा। यहाँ पर तो हम क्विकली बस आंसर देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, फार्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो रेडबुल के लिए खेलते हैं और ये एक डच प्लेयर हैं। सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये पदभार मिला है वंदना गुप्ता को। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स थे। प्लीज़ आप इनको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। और चलिए अब हम आज का अपना क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 किसने जीता है? ये मेंस टेनिस टूर्नामेंट है द लेवर कप और इसके विनर इस साल रहे हैं टीम वर्ल्ड। ठीक है, तो लेवर कप 2025 का खिताब टीम वर्ल्ड ने जीत लिया है। टीम वर्ल्ड के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर टीम को जीत दिलाई है। इस जीत के साथ टीम वर्ल्ड ने 15-9 के स्कोर से टीम यूरोप को मात दी है। ठीक है, आपको रनर अप याद रखना है, किसको हरा के इन्होंने जीता है? टीम यूरोप को। और लगातार इसी के साथ तीसरी बार लेवर कप का खिताब इन्होंने जीता है। ये इनका थर्ड
कॉन्जिक्यूटिव लेवर कप का खिताब है। टीम वर्ल्ड के कप्तान कौन है? इनका नाम है ऑन्द्रे अगासी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेवर कप की बात करेंगे 2025 की, तो इस साल ये कहाँ पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये इसका 8वां संस्करण था। सतह यानी ये एक तरह का इंडोर हार्डकोर्ट गेम है, ठीक है। तो लेवर कप के बारे में कई बार एग्जाम में सिंपली ये पूछ लिया जाता है कि जो लेवर कप है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा टेनिस से रिलेटेड है, ओके। टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है और किसको हराकर जीता है? तो टीम यूरोप को। अच्छा, लेवर कप से हमें दुलीप ट्रॉफी भी याद आ गई। दुलीप ट्रॉफी क्योंकि पिछले दिनों चर्चे में थी, और दुलीप ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? ये क्रिकेट के सेक्टर में खेला जाता है, ठीक है। और दुलीप ट्रॉफी के विनर इस साल कौन रहे हैं? सेंट्रल जोन, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है और जीती है दुलीप ट्रॉफी अपनी? तो साउथ जोन को हराकर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था सेंट्रल जोन के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए यहाँ पे कुछ खेल पुरस्कार हम रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। इंडियन सुपर लीग 2024-25 के विजेता रहे मोहन बागान सुपर जायंट से और उप विजेता रहे बेंगलुरु एफसी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे तो इसकी विनर टीम है भारत। इन्होंने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 जीता है भारत ने, किसको हरा के? ईरान को। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने, और इन्होंने हराया है मैटिक लेवरेंसिक को, जो स्लोवेनिया कंट्री से हैं। चिले ओपन 2025 के युगल खिताब की बात करेंगे तो इसके विनर रहे ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली भारत से और निकोलस बैरिये कोलंबिया से। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है इसमें अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ने। रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसकी विनर टीम रही विदर्भ। तीसरी साबा यानी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत ने, और 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन शीट है खेल पुरस्कार से रिलेटेड, आप इनको ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025 को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार किसी इंडियन ने इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आंसर है किसने जीता है? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा 2024 में की गई थी और इसका औपचारिक वितरण 15 सितंबर 2025 को हुआ, ठीक है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी दी गई है, साथ ही 25,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार भी दिया गया। भारत के पुणे के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। इनको भूजल प्रशासन और जलभृत आधारित जल प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्यों के लिए ये सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो कौन विनर रहे इंटरनेशनल वाटर प्राइज के इंडिया की तरफ से पहली बार? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको याद हो, पिछले दिनों एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पहली बार रेमन मैग्सेसे का अवार्ड जीतने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी इंडिया की तरफ से। आपको बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम था एजुकेट गर्ल्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि ये प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है इस साल, ठीक है। तो इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोजीशन पे कौन ऑलरेडी थे और उनका टेन्योर जो है उन्होंने 2026 तक बढ़ा दिया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान, ठीक है। जनरल अनिल चौहान ऑलरेडी हमारे CDS हैं और इनका जो टेन्योर है वो 2026 तक बढ़ गया है। भारत सरकार ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब 30 मई 2026 तक वो सेम पोजीशन पर बने रहेंगे। और इस पोजीशन की बात करेंगे तो CDS भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य पद होता है जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय सुनिश्चित करता है, ठीक है। भारत के पहले CDS कौन थे? इनका नाम था जनरल बिपिन रावत। तो आपको याद रखना है कि जनरल अनिल चौहान 2026 मई 2026 तक हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो मैंने आपको कल बताया था कौन है ये, एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। और इसी के साथ हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो इनका नाम मैंने आपको बताया था एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे हमारी जो अगस्त मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही हमारी वेबसाइट पे लास्ट 8 महीने का करंट अफेयर्स का जो ई बुक है वो भी अवेलेबल है। तो अगर इनमें से आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल आपके लिए हम रखते हैं दिखाने के लिए कि हमारी ई बुक कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स के साथ, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इनको याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2025 कब सेलिब्रेट किया हमने? आंसर है यहाँ पे 26 सितंबर को। ठीक है, तो ये दिवस पहली बार 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य पर्पस क्या है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सुधार करना। थीम रखी है हमने स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग, यानी क्लीन एयर हेल्दी पीपल। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे हमने सेलिब्रेट किया है 26 सितंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है क्लीन एयर हेल्दी पीपल। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे अलग है और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अलग है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब मनाते हैं? 5 जून को। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। 24 सितंबर की बात करेंगे तो 24 सितंबर को कुछ भी खास नहीं होता है। 25 सितंबर की बात करेंगे अगर, तो मैंने आपको पीछे बताया कि हम लोग लंग्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लंग्स डे। और यहाँ पे 23 सितंबर है ऑप्शन में, जिस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस भी सेलिब्रेट करते हैं, और साथ ही हम यहाँ पे नेशनल आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोशिश करती हूँ रिवीजन करवाने की, ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, इसी के साथ हमने पीछे और क्या पढ़ा था? 16 सितंबर को हम क्या मनाते थे? वर्ल्ड ओजोन डे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? कौन सी सिटी है जिसने इंटरनेशनल इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को होस्ट किया है? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की बात करेंगे तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके आयोजक रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये इसका चौथा संस्करण था, और इसके लिए हमने थीम रखी है सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। कब से कब तक हुआ? 25 से लेकर 28 सितंबर तक होने वाला है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के से रिलेटेड। सहभागी देश इसमें रहे न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया, और फोकस देश रहे रूस, यूएई, जापान एंड वियतनाम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया की हमने बात करी, तो जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ठीक है, इसी के साथ जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वो तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी बॉडी FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ओके, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली एग्जाम में देखा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस कोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं, यानी वो अब इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये 3 कंट्रीज़ हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सितंबर 2025 में पश्चिम अफ्रीका के 3 सैन्य शासित देश यानी बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने ICC से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। इन देशों ने ये आरोप लगाए हैं कि ICC न्याय को बराबरी से लागू करने में विफल रहता है, और ये खास तौर पर अफ्रीकी देशों के खिलाफ असमान व्यवहार करता है। ठीक है, तो रीज़न इन्होंने जो भी बताया हो, लेकिन खैर हमें ये याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से 3 कंट्रीज़ हैं, 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो इससे बाहर निकल रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? द हेग में है। ठीक है, द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। ओके, और द हेग में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, किसका? OPCW का। OPCW क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इसका हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। यहाँ पे चलिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में थोड़े और चीज़ें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये रोम संविधि, द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में रोम स्टैट्यूट के तहत। अध्यक्ष हैं इसके तोमोको अकाने। आधिकारिक इसकी भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश।
आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा करी है? के वीज़ा कौन स्टार्ट कर रहा है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, चाइना। तो चीन ने 1 अक्टूबर 2025 से युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए नया के वीज़ा शुरू किया है। स्टेम यहाँ पे क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जो सेक्टर में लोग होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। ये वीज़ा अमेरिका के H-1B वीज़ा की तुलना में अधिक लचीला होगा और इसमें आवेदकों को किसी चीनी नियोक्ता या संस्था से आमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। के वीज़ा धारक शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में योगदान दे सकेंगे, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा, के वीज़ा कौन स्टार्ट कर रहा है? आंसर है यहाँ पे चाइना। चाइना के बारे में हाल ही में एक रिसेंट चीज़ सामने आई थी। चाइना ने एक हड्डी चिपकाने वाला ग्लू लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है बोन 02। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये जो इन्होंने बोन 02 नाम का एक हड्डी चिपकाने वाला गोंद शुरू किया है, इससे क्या होगा, कहीं पे भी अगर फ्रैक्चर होता है किसी को तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर ही हड्डी को चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कमाल है ये कर दिखाया है चाइना कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो कौन से स्टेट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूव किया है 2220 मेगावाट का ये ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? कहाँ पर? सुबनसिरी रिवर पर। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। तो सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित ये 2220 मेगावाट का ओजू जल विद्युत परियोजना है। ये परियोजना चीन सीमा के निकट स्थित है और सुबनसिरी बेसिन में सबसे ऊपरी तथा सबसे बड़ी परियोजना साबित होगी और इसकी क्षमता है 2220 मेगावाट। विकासकर्ता इसके हैं ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। परियोजना की स्वीकृति कब हुई थी? विशेषज्ञ समिति द्वारा हाइड्रोलॉजी एवं पारिस्थितिकीय प्रवाह डेटा की समीक्षा के बाद, और इसका परियोजना स्थल है अपर सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और यहाँ पे फिलहाल अगर हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर हैं आपके पेमा खांडू और ये बीजेपी लीडर हैं, इनको याद रखिएगा, बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पे फिलहाल गवर्नर कौन है? तो KT परानायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिज़ाइन श्रेणी में 2025 के IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से इंडियन इंडिविजुअल्स हैं जिनको कि IG नोबेल प्राइज़ दिया गया है इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल, ठीक है। दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो 2025 के IG नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA में और ये IG नोबेल पुरस्कार का 35वां संस्करण था, ठीक है। वर्चुअली इसको कंडक्ट किया गया था। पुरस्कार किस लिए मिला है? तो जूतों से आने वाली दुर्गंध दूर करने वाले शू रैक के आविष्कार के लिए। ये भारत का 22वां IG नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। IG नोबेल की शुरुआत हुई थी 1991 में और इस पुरस्कार को साइंस ह्यूमन मैगजीन एनॉल्स ऑफ इम्प्रॉबेबल ने की थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इस साल विनर इसके कौन है इंडिया की तरफ से? विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी के साथ ये इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे मैथ्स के फील्ड में, तो मैथ्स के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है एबल प्राइज़। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एबल प्राइज़ जो है इस साल किसको दिया गया है? तो मासाकी काशीवारा को, ठीक है। मासाकी काशीवारा कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये जापान से हैं और इस साल का एबल प्राइज़ इनको मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है? तो हाल ही में CAG स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है 2022 से 23 के लिए। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसने कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस रिकॉर्ड किया है इन द फिस्कल ईयर 2022 से 23। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पहली बार राज्य वित्त रिपोर्ट जारी कर दी है 2022 से 23 के लिए। इसमें सभी 28 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का पिछले 10 वर्षों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का कुल ऋण GDP का 22.17
प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM के 20% लक्ष्य से अधिक है। ठीक है, राज्यों में पंजाब का ऋण से GDP अनुपात रहा 40.35%, इसके साथ ये सबसे अधिक रहा है। गुजरात ने 0.76% के साथ सबसे कम राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 6.46% के साथ सबसे अधिक घाटा दर्ज किया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिला है हमें उत्तर प्रदेश के स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी फाइनल मेडल टैली में कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया? आंसर है अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे तो ये टोक्यो में हुआ था। ये जो चैंपियनशिप है ये टोक्यो जापान के नेशनल स्टेडियम में आयोजित की गई थी। भारत ने टोक्यो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 20वें संस्करण के लिए नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 19 सदस्यीय एथलेटिक्स दल हमारी तरफ से भेजा था। ठीक है, भारत को इसमें कोई भी पदक नहीं मिला, भारत को 0 पदक मिला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ये पदक तालिका है 2025 के लिए। पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, टोटल 26 मेडल के साथ, जिसमें से 16 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। दूसरे स्थान पे था कीनिया और तीसरे पे था कनाडा। केन्या के पास थे कुल 11 पदक और कनाडा के पास थे कुल 5 पदक। ठीक है, तो आप ये पदक तालिका देख सकते हैं। आंसर है यहाँ पे यूएसए के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाल फिलहाल आई है। असल में आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है यूएसए के क्रिकेट की मेंबरशिप को गवर्नेंस इश्यूज की वजह से। ठीक है, तो सिंपली बस याद रखिएगा कि हाल ही में आईसीसी ने किस कंट्री के क्रिकेट की मेंबरशिप को सस्पेंड किया है, तो यूएसए की। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना की शुरुआत करी है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 1000 करोड़ रुपए की इस लीप स्कीम को शुरू किया है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए? आंसर है डी ऑप्शन, यहाँ पे कर्नाटका। तो लीप का फुल फॉर्म क्या है? लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कर्नाटका की सरकार ने राज्य भर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना की शुरुआत करी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेंगलुरु के बाहर के क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है, लीप के तहत 5 वर्षों में 5 लाख नौकरियों का सृजन और विभिन्न जिलों में नवाचार हब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लीप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। और ये किस स्टेट की योजना है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। यहाँ पे चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों की योजना को रिवाइज कर लेते हैं। पहला है राहवीर योजना, ये मध्य प्रदेश की है। फिर है इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, ये तेलंगाना स्टेट की है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, जो वनडे एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें सिर्फ योजना पूछी जाती है कि किस स्टेट की है। ठीक है, बाकी आप अगर पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे, थोड़ा सा और अपर लेवल का एग्जाम देंगे, तो फिर उसमें डिटेल में पूछा जाता है कि इस योजना में क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च करी। थर्ड है यहाँ पे एती कोली दूती पात योजना, ये असम की है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट दे दी है आंध्र प्रदेश ने। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस स्टेट की है? हरियाणा की। ज्योति योजना को लॉन्च किया था केरला सरकार ने। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना है केरल की। कलई गनर कैविनई थिट्टम योजना है तमिलनाडु की। अंत्योदय गृह योजना है उड़ीसा की। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना चलाई है तेलंगाना ने। शिष्टाचार दस्ता योजना है दिल्ली पुलिस की। राजीव युवा विकासम योजना है तेलंगाना की। और महिला समृद्धि योजना है दिल्ली की। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको कहीं पे लिख लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पर लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा हम टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, आप ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज, किस देश ने युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा करी है? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा? और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की ये लीप योजना शुरू करी है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।